Hello everyone and welcome to today's class. आज हम वयस्क अवस्था में एडल्टहुड में किस तरीके से पोषण की भूमिका होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आज का लेक्चर 3 भागों में विभाजित है। वयस्क अवस्था में यानी एडल्टहुड में क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि रेफरेंस मैन और वुमेन, और शारीरिक गतिविधि के आधार पर हम किस तरीके से वयस्क अवस्था के मनुष्यों को, पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, वो देखेंगे। फिर उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को जानेंगे और भोजन संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में भी थोड़ी जानकारी अर्जित करेंगे। यदि हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं एडल्टहुड के, वयस्क अवस्था के, तो सबसे पहले हम 2 कॉन्सेप्ट देखते हैं, रेफरेंस मैन और वुमन के, यानी संदर्भ पुरुष और महिला। ये एक पुरुष और महिला जो कि वयस्क अवस्था के हैं उनको परिभाषित करने की कोशिश की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा, जिसमें ये देखा जाता है कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनका पालन करने पर हम एक स्वस्थ एडल्टहुड को जी सकते हैं या एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, खासकर वयस्कावस्था में। ये एक हार्ड एंड फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देता, परंतु इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आसपास यदि आप फॉल करते हैं तो जरूर आप एक स्वस्थ एडल्टहुड को निभा पाएंगे। जैसे कि रेफरेंस मैन की परिभाषा यदि हम देखें तो 19 से 29 वर्षीय पुरुष जिसका वजन 65 किलो हो, 65 किलो एक फिक्स वजन का कैटेगरी नहीं है, वो आपकी हाइट पर भी निर्भर करेगा। और बेटर तरीका है बीएमआई देखने का, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स देखने का। तो बीएमआई के माध्यम से भी हम जो है एक स्वस्थ पुरुष और महिला का भी पता लगा सकते हैं। देन वी हैव डिजीज फ्री, यानी वो किसी भी बीमारी से मुक्त होना चाहिए और 8 घंटे किसी ना किसी ऑक्यूपेशन में उसका समय व्यतीत होना चाहिए, यानी कोई ना कोई कार्य जो वो जीवन में करता हो, अपनी दैनिक जीवन में आय उपार्जन के लिए करता हो, ऐसे पुरुष को रेफरेंस मैन की श्रेणी में देखा जाता है। इसके साथ ही 8 घंटे काम करने के अलावा 8 घंटे वो रेस्ट करता है, 4 से 6 घंटे अलग अलग कार्य, चाहे वो बैठना हो, मूवमेंट हो आदि, और 2 घंटे वो किसी ना किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, चाहे वो वॉक करना हो, एक्सरसाइज हो, उसमें लगाता हो। इस तरीके से जो अपने दिन को विभाजित करता है उसे हम एक संदर्भ पुरुष कहते हैं। संदर्भ महिला की विशेषताएं भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी समान है। 19 से 39 वर्षीय महिला जो कि 55 किलो के आसपास की हो, बट अगेन उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। बीमारी मुक्त हो, 8 घंटे अपने किसी ना किसी काम को देती हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो नौकरी हो, 8 घंटे रेस्ट, 4 से 6 घंटे बैठना और मूवमेंट, और 2 घंटे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, चाहे वॉकिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी खेल कूद, जिससे उनका मूड फ्रेश हो, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त रहने वाले महिला को एक संदर्भ महिला या रेफरेंस वुमन कहा जाता है। दूसरा, यदि हम मेजर कॉन्सेप्ट देखें ऑक्यूपेशन के आधार पर, यानी व्यक्ति का क्या कार्य है उसके आधार पर जो एडल्टहुड में पाया जाता है, उसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, उसकी शारीरिक गतिविधि कितनी है, यानी फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर हम वयस्क महिला और पुरुष को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सेडेंट्री, मॉडरेट यानी कहीं ना कहीं बीच में, और हैवी। तो सेडेंट्री यानी कम शारीरिक गतिविधि वाले जो भी कार्य हैं, यदि कोई वयस्क व्यक्ति ये गतिविधियां कर रहा है, जैसे टीचर हो, टेलर हो, बार्बर हो, शूमेकर, प्रीस्ट, पोस्टमैन, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, जैसे आपके आसपास आप अपने भाई या वयस्क भाई या पिता
को देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसी नौकरियों में या ऐसे कार्यों में पाए जाएंगे। आपकी बहनें, माताएं, वो भी इस किस्म की कामों में पाई जाती हैं या इस किस्म के कामों में व्यस्त पाई जाती हैं। इसमें एक हाउसवाइफ भी आएंगी, जैसे अगर कोई होम मेकर है तो वो भी आएंगी। और इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, अब क्योंकि हम जेंडर न्यूट्रल जॉब्स की बात करते हैं, तो एक टीचर एक महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, टेलर भी महिला पुरुष हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की बात एक ही किस्म के जॉब्स के संदर्भ में कर रहे हैं। तो इसमें एक होम मेकर भी आ सकती है या आ सकता है टीचर, टेलर, लैंडलॉर्ड, पोस्टमैन, एग्जीक्यूटिव्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो ज्यादातर समय बैठ कर निकालते हैं, जिनका 8 घंटे का जो ऑक्यूपेशन है, 8 घंटे का जो आय उपार्जन का गतिविधि है, वो ज्यादातर बैठ कर निकलती है, उसमें ज्यादा शारीरिक श्रम सम्मिलित नहीं होता। दूसरा लेवल आता है कहीं ना कहीं मध्य में, मॉडरेट शारीरिक श्रम। ये फिजिकल एक्टिविटी वाले लोग होते हैं, मछुआरे, बास्केट मेकर, पॉटर, गोल्डस्मिथ, कारपेंटर, यानी ये टीचर, टेलर से ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं और इसलिए इनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जो मात्रा है, जो पोषण जो आवश्यक है, उसकी मात्रा भी अधिक पाई जाएगी, जो हम अभी आगे देखेंगे। और उसके बाद आते हैं बहुत अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले लोग, जो हैवी कैटेगरी में आते हैं, जिन जैसे किसान, जैसे पत्थर तोड़ने वाले, या फिर रोड साइड काम करने वाले लेबरर्स, माइन वर्कर्स, ब्लैकस्मिथ्स, लोहार, ये सभी लोग हैवी फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं। समझने वाली बात यह है कि क्यों हम वयस्कों को उनकी शारीरिक श्रम के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शारीरिक श्रम ही पर यह निर्भर करेगा कि व्यक्ति के शरीर में गतिविधियां किस गति से चल रही हैं। जिसको ज्यादा शारीरिक श्रम करना है उसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसके शरीर में मांसपेशियों का कार्य ज्यादा इंटेंस होगा, उसके शरीर में वेयर एंड टेयर यानी कोशिकाओं को बनना, बिगड़ना, वो तीव्र गति से होगा। तो ये सारी गतिविधियां जैसे जैसे शारीरिक एक्टिविटी के हिसाब से बढ़ती जाती हैं, वैसे ही पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में भी बढ़ोतरी हम देखते हैं। और पोषक तत्व जो रेकमेंडेड हैं, जो अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में, वो भी सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी पर ही आधारित होती हैं कि आप कौन सी फिजिकल एक्टिविटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट या सेकेंड जो एस्पेक्ट था हमारे लेक्चर का, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में हम पहले पोषक तत्व देखेंगे ऊर्जा, प्रोटीन, रेशा यानी फाइबर और फैट। देखिए, वयस्कावस्था या एडल्टहुड हमारे जीवन काल की सबसे लंबी अवस्था कई बार साबित होती है, क्योंकि मात्र 19 वर्ष या 20 वर्ष से शुरू होने वाली ये अवस्था 60 वर्ष तक चलती है, और जब तक हम वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच पाते। इतनी लंबे चलने वाली यह अवस्था, जहां व्यक्ति सबसे ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, और एक बिल्कुल बालपन या युवावस्था से वृद्धावस्था तक का सफर तय करता है। इतनी लंबी अवस्था में यदि पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर ध्यान ना दिया जाए, हालांकि तो ये बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है, बहुत प्रतिकूल प्रभाव इसका हमारे शरीर पर पड़ सकता है। हालांकि हम एडल्टहुड में ग्रोथ नहीं देखते, शारीरिक ग्रोथ हम ज्यादा नहीं देखते, परंतु क्योंकि एडल्टहुड इतना इवेंटफुल होता है, इवेंटफुल होने का मतलब क्योंकि इस समय बहुत सारी चीजें, गर्भावस्था भी आती है, लैक्टेशन भी आता है, पुरुषों में बहुत ज्यादा, पुरुषों और महिलाओं दोनों में बहुत ज्यादा जॉब का स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे आयाम वृद्धावस्था वयस्कावस्था में देखे जाते हैं। इसलिए हालांकि एडल्टहुड में ग्रोथ नहीं होती, बट फिर भी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं ग्रोथ ना सही बट मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है। मेंटेनेंस का अर्थ हुआ कि शरीर के रख रखाव के लिए आपको पोषक तत्वों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, और ये काफी क्रूशियल है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमने इस समय पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रखा तो शरीर एक बीमारी से जूझते वृद्धावस्था की नींव रखेगा। उससे बचने के लिए हमें एडल्टहुड में
पोषक तत्वों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा कि हमने देखा कि हमने शारीरिक गतिविधि के आधार पर सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी में पुरुष और महिलाओं को बांट दिया था। तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके आधार पर ICMR ने हाल ही में 2020 में नए RDA दिए हैं। RDA को हम जानते हैं, दैट इज रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। सो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो कि ICMR ने अभी हाल ही में वर्ष 2020 में जारी किए हैं नए, उनके अनुसार जैसे जैसे आपकी शारीरिक गतिविधि बढ़ती है वैसे वैसे आपके पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी देख सकते हैं। जैसे ऊर्जा में आप देखिए 2110 किलो कैलोरी ऊर्जा एक सेडेंटरी यानी कम शारीरिक गतिविधि वाले व्यक्ति को चाहिए, वहीं एक अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को 3470 किलो कैलोरी 3470 किलो कैलोरीज पर डे की आवश्यकता है। हम यहाँ पे सारे पोषक तत्वों की आवश्यकताएं दैनिक देख रहे हैं, पर डे। ओके, वैसे ही प्रोटीन में हम मेल्स में ज्यादा आवश्यकता देखते हैं फीमेल्स की तुलना में। इसके पीछे कारण ये है कि मेल्स में मसल मास ज्यादा होता है, मांसपेशियों का जो कंटेंट है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। उसको मेंटेन करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता भी अधिक होती है। रेशा, फाइबर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वयस्कावस्था में, क्योंकि वयस्क अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम दोनों किस्म की समस्याएं देखते हैं। हम कुपोषण भी देख रहे हैं, यानी हम माल न्यूट्रिशन भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पोषण की कमी देख रहे हैं, और साथ ही में हम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी आउटब्रेक देख रहे हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स। ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इनका भी प्रकोप बढ़ता हुआ देख रहे हैं। दोनों से ही बचने के लिए भोजन में रेशे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह जब हम भोजन में इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो हम अत्यधिक वसा, कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा वाले भोजन के सेवन से बच सकते हैं, और ये हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से भी बचाता है। तो रेशा बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको और कितनी मात्रा में रेशे का सेवन करने की जरूरत होती है। रेशे का सेवन करने के लिए हम हरी पत्तेदार सब्जी, फल, सलाद, छिलके वाली दालें आदि का सेवन कर सकते हैं। फिर आता है वसा। वसा भी शारीरिक गतिविधि के आधार पर बढ़ती है, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता हमें ज्यादा होती है, और इस शारीरिक गतिविधि में हम देखेंगे कि मॉडरेट वाले 30 ग्राम प्रतिदिन विजिबल फैट का सेवन करना जरूरी है। जब हम वसा की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं विजिबल फैट की, अर्थात आप जो तेल, घी, मक्खन जो सीधे सीधे वसा के स्रोत हैं उनका सेवन आपको कितना करना है, कितना ग्राम करना है, वो आपको ये टेबल बताती है। प्रोटीन कुल ऊर्जा का आपको ध्यान रखना है कि कितना होना चाहिए। प्रोटीन कुल ऊर्जा का तकरीबन 8 से 12% अगर आप लेंगे तो भी काफी रहेगा। और वहीं यदि वसा की बात करें तो वसा को भी समझने के लिए आप तकरीबन 9 से 10%, 10% से ज्यादा मत लीजिए वयस्कावस्था में, तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं और पोषक तत्वों की बराबर पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा मेजर कैटेगरी जो हम पोषक तत्वों की देखते हैं वो है खनिज लवण यानी मिनरल्स। मिनरल्स में हम फिर ये बात करते हैं कि वयस्कावस्था में चूंकि वृद्धि, शारीरिक विकास नहीं होता इतना ज्यादा, हमारे शरीर के बनावट में बदलाव बाहर से हमें नहीं नजर आता, परंतु शरीर के अंदर सारी गतिविधियां वैसे ही अनवरत चल रही हैं, जैसे हड्डियों का बनना और बिगड़ना, हड्डियों से कैल्शियम का हटना, कैल्शियम का लगना, मिनरलाइजेशन। आयरन हमें हमारे ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए उतना ही चाहिए या उतना ही आवश्यक है जितना बाकी किसी अवस्था में होगा। इसके अलावा मैंने जिंक को भी यहाँ लिखा है, क्योंकि जिंक का रोल एक स्वस्थ जीवन में अब काफी ज्यादा हम कंसिडर करने लगे हैं। सो हम देखेंगे कि कैल्शियम की हालांकि कोई मात्रा में डिफरेंस नहीं है, बट आयरन, क्योंकि अगेन
ब्लड के अलावा मसल्स के लिए भी हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। हम इसे मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि मसल मास मेन में ज्यादा है, इसलिए आयरन की आवश्यकता भी पुरुषों में अधिक दिखाई गई है। इसके अलावा आपको जिंक, फास्फोरस का भी ध्यान रखने की जरूरत है। डाइट में सारे खनिज लवणों की बराबर पूर्ति के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम पल्सेस यानी कि दाल, सीरियल्स, हरी पत्तेदार सब्जी आदि का सेवन नियमित रूप से करते रहें। फिर बात करते हैं विटामिन की, जो कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। आजकल के टाइम में जब हमें इन्फेक्शन से बचना है, संक्रमण से बचना है, तो विटामिन युक्त भोजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे विटामिन हैं, इनमें से ज़्यादातर मैंने यहाँ दिखाए हैं। विटामिन B1 थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, कोबैलामिन, और उसके बाद विटामिन C और विटामिन A और D। पुरुष और महिलाओं दोनों में गतिविधि के आधार पर आप देखेंगे कि बढ़ोतरी होती है, और इस बढ़ोतरी को आप उनकी शारीरिक गतिविधि का ही आधार बनाइएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि चाहे पुरुष हो या महिला, जितनी ज्यादा शारीरिक गतिविधि करेगा उतनी ही ज्यादा उसको पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होने वाली हैं। हालांकि हर पोषक तत्व शारीरिक गतिविधि पर निर्भर नहीं करता है, जैसे कि फॉलिक एसिड में भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और शारीरिक गतिविधि के आधार पर कोई खास इसमें बदलाव नहीं है। 220 माइक्रोग्राम किसी भी शारीरिक गतिविधि की महिला को, वयस्क महिला को सेवन करना जरूरी है। अतः हर पोषक तत्व शारीरिक गतिविधि पर निर्भर नहीं करता, परंतु ज्यादातर पोषक तत्व शारीरिक गतिविधि द्वारा प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं डाइटरी गाइडलाइंस की, यानी कुछ भोजन संबंधी दिशा निर्देशों की। यदि हम सिर्फ वयस्कावस्था के भोजन संबंधी दिशा निर्देशों की बात करें, तो हमें एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत जैसे देश में, जहां गरीबी या फिर साफ सुथरे पौष्टिक भोजन के प्रति जानकारी, अवेयरनेस की भी कमी है, और गरीबी के कारण एक्सेस की भी कमी है, पहुंच भी नहीं है। कई हमारे पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े तबके की पहुंच नहीं है बहुत पौष्टिक भोजन तक। जानकारी का भी अभाव है और पैसों का भी अभाव है। तो जब हम डाइटरी गाइडलाइंस की बात करते हैं, खासकर वयस्कावस्था में, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन से हमें मिल जाएं, सारे पोषक तत्व मिल जाएं, और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी ज्यादा पैसा भी ना लगे। तो इन दो उद्देश्यों से हमें डाइटरी गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, भोजन में सीरियल्स यानी अनाज, लेग्यूम्स यानी दालें और दलहन, और मिल्क यानी दूध व दूध से बने पदार्थ, इन तीनों का क्या अनुपात होना चाहिए? तो सही अनुपात है 3:1:2.5। यानी यदि आप 3 भाग सीरियल ले रहे हैं, तो उसमें 1 भाग आपके दालों और दलहन का होना चाहिए, और 2.5 भाग आपके दूध व दूध से बने पदार्थों से बनना चाहिए। इस तरीके से यदि आप इस अनुपात को फॉलो करेंगे, तो आपके आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना सरल हो जाएगा। दूसरा एक कॉस्ट इफेक्टिव और पौष्टिक तरीका है भोजन में पोषक तत्वों के सम्मिलन का, वो है मिलेट्स यानी मोटे धान का इंक्लूजन को सम्मिलित करना। मोटा धान यानी रागी, बाजरा, ज्वार, इसके अलावा आपके क्षेत्र में यदि कांगनी जैसी चीजें, सामा जैसी चीजें मिलती हैं, तो वो भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। व्रत उपवास में सामा कांगनी का पहले बहुत उपयोग होता था, ताकि भोजन में इनका ये सम्मिलित बने रहें, ये रहें हमारे भोजन में। परंतु आजकल हम इसके सेवन से दूर होते जा रहे हैं, जबकि मिलेट्स बहुत सस्ते हैं और बहुत ज्यादा पौष्टिक हैं। इसलिए ज्वार, बाजरा, रागी, कांगनी, सामा या सांवक आदि को जरूर अपने दैनिक भोजन में सम्मिलित करें। किचन गार्डनिंग करें, जिससे आपको रेगुलरली नियमित आपूर्ति मिलेगी फ्रेश और लो कॉस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। अपने घर के पीछे जहां भी गमले में जगह हो, चाहे किचन गार्डनिंग करिए, चाहे कंटेनर गार्डनिंग करिए, छोटे छोटे गमलों में सब्जियां लगा सकते हैं आप, चाहे जैसे भी माध्यम से करें, बट भोजन खासकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आपूर्ति आप अपने घर के
किचन गार्डन से या कंटेनर गार्डन से करें, ताकि आपको स्वच्छ बिना किसी कीटनाशक के और लगातार कम रेट पर आपको स्वच्छ भोजन और सब्जियों और फलों की आपूर्ति हो जाएगी। होम कुक्ड मील्स को आप प्रेफर करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप रोज घर पे बना खाना खाएं, बाहर खाने को नहीं प्रेफर करें। ये पौष्टिक भी नहीं होता और दूसरा महंगा भी साबित होता है। शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। बाहर पहले के ज़माने में हम चाय भी गुड़ वाली पीते थे, मीठे में भी, मिठाइयों में भी गुड़ डालते थे, स्वस्थ रहते थे। आजकल चीनी का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक कर सकें, चीनी को सब्सटीट्यूट करें, रिप्लेस करें गुड़ से। नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना करें। घर पे बनी टमाटर की चटनी बाजार से लाए टमाटर प्योरे से कहीं ज़्यादा पौष्टिक साबित हो सकती है। प्रोसेस्ड फूड्स का, प्रसंस्कृत उत्पादों का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि वो आमतौर पर ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स, नमक और तेल से बने होते हैं और इन तीनों से हमें बचने की आवश्यकता है। कुछ और डाइटरी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि आपको ईट लोकल, ईट सीजनल का ध्यान रखना है। आपके क्षेत्र में जो भी फल सब्जियां मिलती हैं, उनको जिस सीजन में वो अवेलेबल है उसी समय अपने भोजन में सम्मिलित करें। सीजनल होगी तो सस्ती होगी, लोकल होगी तो भी सस्ती होगी। कश्मीर से आया सेब आपको 200 रुपए किलो मिलेगा और यहीं पास में उगा चीकू या अमरूद आपको 40 रुपए किलो मिलेगा। इसलिए सीजनल यानी मौसमी फल सब्जियों का इस्तेमाल करें और लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो लोकली ग्रो होते हैं, आपके क्षेत्र में अच्छे से उगते हैं, आपके क्षेत्र की जलवायु में अच्छे से उगते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा पौष्टिक साबित होंगे। इसी की तरह हम अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हमने मिलेट्स की बात की, वैसे ही आप ऐसी दालें जैसे हॉर्स ग्राम, कुलथ जिसे हम कहते हैं, पिजन पी, ये सारी चीज़ें आप अपने भोजन में, सिर्फ मूंग की दाल, चने की दाल के अलावा भी बहुत दालें होती हैं, उनको इंक्लूड करें। वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती और पौष्टिक भी होती हैं। अंडर यूटिलाइज फ्रूट्स जैसे बेर, खिरनी, जामुन, ये सारे फ्रूट्स, जो सीताफल जो आपके जंगलों में पाए जाते हैं और सस्ते मिलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत पौष्टिक साबित होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी को हम साल भर अपने भोजन में सम्मिलित करने की बात करते हैं, परंतु हर सीजन में अवेलेबल नहीं होती। तो हरी पत्तेदार सब्जी को बहुत आसानी से आप निर्जलीकरण के माध्यम से, यानी डिहाइड्रेशन के माध्यम से आप उसको सुखाकर पाउडर फॉर्म में अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके पोषण का फायदा भी ले सकते हैं। हमेशा एक कलरफुल थाली रखें। हमारे भारत का झंडा है जिसके अंदर ऑरेंज, वाइट, ग्रीन सारे कलर्स हैं, तो आपकी थाली भी ऐसी ही होनी चाहिए। आपके भोजन में पूरे दिन में ऑरेंज यानी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, खासकर गहरे लाल, गहरे पीले या गहरे नारंगी कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सम्मिलित करें। आपको बहुत अच्छा विटामिन सी, विटामिन ए मिलेगा, बीटा कैरोटीन मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। खासकर जो पत्तियां हम फेंक देते हैं वो बहुत पौष्टिक होती हैं, जैसे कि गाजर मूली की पत्तियां, फूल गोभी की पत्तियां, ये पत्तियां बहुत पौष्टिक होती हैं। इनकी सब्जी अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस साबित होंगी। वाइट के लिए आप दूध व दूध से बने पदार्थों को अवश्य रूप से सम्मिलित करें, चाहे दूध हो, दही हो, छाछ हो, आपके दैनिक जीवन, दैनिक भोजन का वो हिस्सा होनी ही चाहिए। फास्ट फूड्स और बाहरी भोजन को कम से कम अपने जीवन में सम्मिलित करें। ये हमेशा आपको नमक, फैट या अत्यधिक चीनी का ही स्रोत मिलेंगी। यही आपको फास्ट फूड से मिलेगा, बाकी कोई पोषण आपको फास्ट फूड से आपके शरीर को नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। So that is all for today's class. Thank you all very much.